ज्ञान वैदिक शिक्षा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बीकानेर राज्य का इतिहास पढ़ेंगे। हम संपूर्ण किसने बीकानेर राज्य की स्थापना की, इसका प्रथम शासक कौन थे, कौन उनकी कुलदेवी है, कहां से ये बीकानेर के राठौड़ आए थे, संपूर्ण हम बीकानेर राज्य के इतिहास का हम अध्ययन करेंगे। देखिए, बीकानेर रियासत ये पड़ती है मारवाड़ रियासत, और मारवाड़ रियासत के पास में ही तो वर्तमान हमें जो बीकानेर नजर आता है। इस भूभाग को जो वर्तमान में हम बीकानेर बोलते हैं, इस भूभाग को महाभारत काल में जांगल प्रदेश कहा जाता था। जांगल प्रदेश कहा जाता था, जिसकी जो राजधानी थी वो राजधानी थी अहिछत्रपुर। जो कालांतर में नागौर नाम से जाना जाता है। तो महाभारत काल में जो जांगल प्रदेश था उसकी राजधानी थी अहिछत्रपुर, जो हमें जानकारी महाभारत काल से हमें मिलती है। अहि का मतलब होता है नाग, नागवंश का शासक था, और धीरे धीरे कालांतर में अहिछत्रपुर नागौर कहलाने लगा। वहां प्रदेश था जांगल, और जांगल प्रदेश में जो शासक थे इधर थे मारवाड़। हमने पिछले पाठ में पढ़ा, मारवाड़ में राव जोधा ने जोधपुर बसाया, और जो जोधपुर राठौड़ वंश के जो संस्थापक थे वो राव सियाजी थे, और राव जोधा के जो पुत्र थे उनका नाम था बिक्का। बिक्का ने बीकानेर बसाया और राठौड़ वंश की स्थापना की। बीकानेर के तो जांगल प्रदेश है, उस क्षेत्र में राठौड़ वंश की स्थापना की। तो राठौड़ वंश की जो कुलदेवी है वह नागनी थे माता। इनका जो प्रमुख स्थान है वो है नागाना बाड़मेर में। इस नागनी थे माता का वास्तविक नाम था चक्रेश्वरी देवी। चक्रेश्वरी देवी का इनका जो प्रमुख मंदिर है नागाना बाड़मेर में। फिर मेहरानगढ़ के अंदर इनका मंदिर बनाया गया, और एक बीकानेर दुर्ग में भी इनका मंदिर है। ये इनकी कुल देवी है और आराध्य देवी। ये करणी माता को माना जाता है। करणी माता को माना जाता है। कहा जाता है इस जांगल प्रदेश में राव बीका के साथ में इनके काका कांदल जी राठौड़ और भाई राव विदा के साथ ही आए थे। ऐसा माना जाता है कि 1463 ईस्वी के अंदर मेहरानगढ़ के अंदर राज्यसभा चल रही थी। उस सभा में राव जोधा और उनके पुत्र राव बीका, राव जोधा के भाई कांदल या आपस में बैठे हुए थे और ये बातचीत कर रहे थे, आपस में कानाफूसी कर रहे थे। तो राव जोधा ने मजाक में ये कह दिया था कि आज क्या बात है, काका भतीज कोई नए राज्य की स्थापना करने का विचार कर रहे हैं, या कोई विजय प्राप्त करने का आप विचार कर रहे हैं। तो कांदल देव और राव बीका ने कहा कि अगर आपकी इच्छा हो, अगर आपकी आज्ञा हो, तो हम नए राज्य की भी स्थापना कर लेंगे। कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि भरी सभा में कांदल देव और राव बीका जोधा के समकक्ष बैठे थे, और एक पक्ष को बेला कर रहे थे। उसने कहा आप ऐसे कैसे बैठे हो। उन्होंने कहा कि बीकानेर जो मारवाड़ रियासत है उसमें उत्तराधिकारी के लिए भी आप राज्य मांगोगे। तो बीका ने कहा कि नहीं, मैं दूसरा नवीन राज्य की भी स्थापना कर लूंगा। जो बात है जो इतिहास में हमें जानकारी मिलती है। राव बीका ने 1465 में
1465 में 100 घुड़सवार और 500 योद्धाओं के साथ 500 योद्धाओं के साथ 30 सितंबर 1465 से कहा जाता है कि ये राव जोधा की अनुमति लेकर ये नवीन राज्य की स्थापना के लिए वहां से चल पड़ते हैं। और चलने के बाद में कोडम जैसा नाम है, स्थान है, गांव है, कोडम जैसा। यहां आकर राठौड़ वंश की स्थापना का विचार करते हैं, बीकानेर राज्य की स्थापना करते हैं कोडम देसर से। बीकानेर राज्य की स्थापना। यहाँ आपको दो बातों का ध्यान रखना है। बीकानेर राज्य की स्थापना 1465 में की जाती है। 1465 में कोडम जैसा नामक स्थान है वहां पर, और बीकानेर नगर की जो स्थापना है वो 1488 में की जाती है। आपको इस बात का ध्यान है, कोडम देसर जो क्षेत्र है, कहा जाता है कि जब राव जोधा से बीका अनुमति लेकर नवीन साम्राज्य की स्थापना के लिए निकलते हैं तो वहां पर राव जोधा ने एक भैरव जी की मूर्ति देते हैं। यह पुत्र जहां ये भैरव जी की मूर्ति रुक जाए वहां ही अपना डेरा डाल देना। तो कहा जाता है कि कोडम देसर के अंदर राव बीका के द्वारा एक भैरव जी के मंदिर का निर्माण करवाते हैं और वहां ही अपना डेरा डालते हैं। और आपको ध्यान होगा कोडम देसर में ही राव जोधा की माताजी और राव बीका की राधिका के द्वारा कोडम देसर बावड़ी का निर्माण करवाया गया, जो कि पश्चिमी राजस्थान की सबसे प्राचीन बावड़ी है। अभी बीकानेर राज्य की स्थापना तो कर लेते हैं। कहा जाता है कि करणी माता के आशीर्वाद से और अपने पिता राव बीका की आज्ञा से ये बीकानेर राज्य की स्थापना करते हैं। 1465 के अंदर करणी माता ये इनको कहती है कि हे बीका, तुम्हारा जो राज होगा या तुम्हारा जो शासन होगा वो तुम्हारे पिताजी से सवाया होगा, और बड़े बड़े भूपति या बड़े बड़े शासक तुम्हारे अधीन काम करेंगे। अगर तेरे पिता बीका का अगर 100% अगर राज्य रहेगा तो तेरा राज्य 125% अधिक रहेगा। इस बीकानेर राज्य की स्थापना में जो महत्वपूर्ण योगदान था उनके चाचा कांदल देव और भाई राव बिदा का महत्वपूर्ण योगदान था। 1465 में इसकी स्थापना करते हैं और स्थापना करने के बाद में ऐसा कहा जाता है कि 7 वर्ष बाद 1472 ईस्वी में ये अपने आप को एक स्वतंत्र शासक घोषित कर देते हैं। और स्वतंत्र शासक घोषित करने के बाद में स्वतंत्र रूप से ये कार्य करने लग जाते हैं। 7 साल तक उन्हें भी संघर्ष करना पड़ा। एक छोटे से मात्र 100 घुड़सवार और 500 योद्धाओं को लेकर ये निकले थे जोधपुर से, और एक विशाल साम्राज्य की स्थापना बीकानेर राज्य की 1465 के अंदर स्थापना कर लेते हैं। जिनमें जो महत्वपूर्ण योगदान रहता है वो इनकी इष्ट देवी करणी माता का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। अब यह करने के बाद में देखिए तो बीकानेर राज्य की 2 राजधानी हुआ करती थी। एक प्रथम जो राजधानी थी वो कोडम देसर थी,
कोडमदेसर। और जो द्वितीय राजधानी थी वो था बीकानेर। बीकानेर नगर। हमें ये ध्यान रखना है कि जो बीकानेर राज्य का प्रथम जो राजधानी थी वो थी कोडमदेसर, और जो बीकानेर राज्य की जो द्वितीय राजधानी थी वो थी बीकानेर नगर। अब देखिए झारखंड प्रदेश को जोयावाटी कहा जाता था। यानी झारखंड प्रदेश इसका नाम बाद में पड़ा, और झारखंड प्रदेश से पहले जोयावाटी झारखंड प्रदेश को कहा जाता था। तो झारखंड प्रदेश वर्तमान में नागौर, बीकानेर, चूरू, इसके जो आसपास का जो क्षेत्र था वो झारखंड प्रदेश कहलाता था। और जिस झारखंड प्रदेश का जो प्राचीन नाम था जोयावाटी था, और इस झारखंड प्रदेश की जो राजधानी थी वो थी छत्रपुर, जो वर्तमान में नागौर है। देखिए बीकानेर नगर की स्थापना। बीकानेर नगर की स्थापना ऐसा कहा जाता है, यानी ऐसा कहा जाता है बीका और नरा, यानी ये नरा कौन थे? ये नरा उस समय के जाट नेता थे। यानी जो झारखंड प्रदेश है उस झारखंड प्रदेश में नरा नाम का एक चौधरी हुआ करता थे, वो उस क्षेत्र के नेता थे। उससे पहले बीकानेर नगर की स्थापना से पहले बीकानेर गुरु का नाम निर्माण करवाते हैं, जिसका नाम था दुर्ग, यानी राव भिक्का की टेकरी। यानी गुरु का निर्माण करवाते हैं राव भिक्का जी, उसका नाम रखते हैं राव भिक्का की टेकरी नाम का एक ही दुर्ग बनाते हैं। और बाद में जूनागढ़ इसी स्थान पर जो वर्तमान जो बीकानेर दुर्ग है तो जूनागढ़ नाम से जाना जाता है। जूनागढ़ जिसका निर्माता महाराजा राय सिंह थे, तो राव भिक्का के द्वारा एक दुर्ग, छोटे लघु दुर्ग का निर्माण करवाया जाता है। उस दुर्ग को बोला जाता है राव भिक्का की टेकरी नामक दुर्ग। और उसके बाद में इसी दुर्ग के स्थान पर राय सिंह के द्वारा जूनागढ़ नामक दुर्ग का निर्माण करवाया जाता है। अब आगे देखिए, हम बीकानेर नगर की स्थापना की बात करें 1488 के अंदर 1488 के अंदर राव भिक्का के द्वारा एक नगर की इस दुर्ग के चारों ओर, जो राव भिक्का की टेकरी नामक जो दुर्ग है उस दुर्ग के चारों ओर एक विशाल नगर बनाने की योजना बनाते हैं। और उस नगर का नाम बीकानेर रखा जाता है, क्योंकि आपको विदित होगा कि भिक्का के नाम पर बीकानेर नाम रखा गया था। और जो नेर शब्द है वो नरा नामक एक जाट नेता के कारण इसका नाम बीकानेर रखा गया था। इसकी स्थापना 1488 ईस्वी में की गई थी। और इसकी स्थापना अक्षय तृतीया के दिन, यानी आका तीज को ध्यान रखना, राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा जो बाल विवाह होते हैं वो अक्षय तृतीया के दिन होते हैं। अक्षय तृतीया वैशाख शुक्ल तृतीया के दिन आती है और इसे आका तीज भी बोला जाता है। ध्यान रखना, पतंग महोत्सव है वो जयपुर का प्रसिद्ध है। और यहाँ आका अक्षय तृतीया के दिन जो पतंग महोत्सव
जो बीकानेर नगर के स्थापना दिवस पर पतंग महोत्सव का आयोजन रखा जाता है, जो कि अक्षय तृतीया के दिन रखा जाता है। इस प्रकार बीकानेर नगर नामक एक नवीन नगर का स्थापना की जाती है राव भिक्का के द्वारा अक्षय तृतीया के दिन, जो वर्तमान में बीकानेर कहलाता है। और बीकानेर में भी गुरु के अंदर करणी माता का मंदिर की ये स्थापना करते हैं और 1488 के अंदर बीकानेर नगर की ये स्थापना करते हैं। और ये राठौड़ वंश की दूसरी जो शाखा की स्थापना जो राव भिक्का करते हैं, उसकी जो द्वितीय राजधानी कोडमदेसर की बात पहले और बाद में हो जाती है बीकानेर नगर 1488 में। अब देखिए देश भर के अंदर भी करणी माता के मंदिर की स्थापना करते हैं। करणी माता के मंदिर का निर्माण करवाते हैं। और जो वर्तमान जो करणी माता का जो हमें मंदिर का जो स्वरूप मिलता है वो हमारा गंगा सिंह के द्वारा करवाया जाता है। महाराजा गंगा सिंह के द्वारा जो वर्तमान जो देश के अंदर जो करणी माता के मंदिर का जो स्वरूप है उसका निर्माता महाराजा गंगा सिंह है। ऐसा कहा जाता है कि जो मेहरानगढ़ के गुरु की नींव लगी थी वो नींव भी करणी माता के हाथ से लगाई गई थी। और राव बीकानेर राज्य की जो स्थापना की थी वो करणी माता के आशीर्वाद से की गई थी। और एक इनके द्वारा कोडमदेसर में भैरव जी का मंदिर भी राव भिक्का के द्वारा किया गया था। देखिए अब पहले बात करते हैं 1465 से पहले जो बीकानेर राज्य की स्थापना की गई थी, उससे पहले जो बीकानेर था या जांगल प्रदेश था, उस जांगल प्रदेश पर जैसलमेर के भाटी राजाओं के अधीन ये जांगल प्रदेश आया करता था। और रोज बीकानेर राज्य की सीमा और जैसलमेर की सीमाओं को लेकर आपस में कई बार विवाद होते थे। इस विवाद से कई वीर योद्धाओं की और कई राजकुमारों की हत्या कर दी जाती है। इस कारण राव भिक्का करणी माता के पास जाते हैं कि हे मां करणी, मैंने आपके आशीर्वाद से तो बीकानेर राज्य का स्थापना कर ली थी और राज चल रहा है, मगर यहाँ रोज नवीन आक्रमण हो रहे हैं। इनकी कुछ इस समस्या का कुछ समाधान कीजिए। तो उस दिन नेड़ी नामक स्थान पर राव भिक्का करणी माता से मिलते हैं और करणी माता ने कहा आगे से यहाँ दोबारा आक्रमण नहीं होगा। तो ऐसा कहा जाता है गिनेरू तलाई दियात्रा गांव में करणी माता गिनेरू तलाई में जाती है और वहां पर ये कहते हैं जो दियात्रा नामक गांव है वो गांव जैसलमेर और बीकानेर की सीमा रेखा तय करता है। गिनेरू तलाई है, उसके अंदर करणी माता ये कहती है कि आज के बाद में बीकानेर और जैसलमेर के बीच में कभी युद्ध नहीं होगा। और दियात्रा नामक गांव है, उस गांव को जैसलमेर और बीकानेर की सीमा निर्धारित कर ली जाती है। उसके बाद में न तो बीकानेर के द्वारा जैसलमेर पर आक्रमण किया जाता है और न ही जैसलमेर के द्वारा बीकानेर पर आक्रमण किया जाता है। मैं आपको एक बात मेरे और ध्यान में आती है कि एक बार
बीकानेर की सेनाओं ने जैसलमेर पर आक्रमण कर दिया था। जैसलमेर पर आक्रमण कर दिया था। उस दिन गणगौर का दिन था। गणगौर का दिन था। कहा जाता है कि गणगौर के दिन बीकानेर की सेना ने आक्रमण किया और वहां से शिवजी की जो सोने की मूर्ति थी, उस मूर्ति को बीकानेर के शासक ने, राव भिका की सेना ने वहां से लूटकर बीकानेर लेकर आ जाते हैं। इसके बाद में जैसलमेर के अंदर जो गणगौर की जो सवारी निकलती है, उस सवारी में सिर्फ गौरी या पार्वती होती है, शिवजी या ईश्वर जी नहीं होते हैं। तो कई बार प्रतियोगिता परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि सिर्फ गौरी या पार्वती की सवारी किस राज्य में या किस नगर में निकाली जाती है, जिसका उत्तर होगा जैसलमेर राज्य में सिर्फ गौरी की सवारी निकाली जाती है, उसमें ईश्वर जी नहीं होते हैं या भगवान शिव जी की मूर्ति नहीं होती है। आगे देखिए, आगे ये यहां से आते हैं और कहा जाता है कि इनका जो चाचा था कांदल जी और राव गिद्दा जब ये बीकानेर राज्य की स्थापना करते हैं, उस समय कांदल जी और राव गिद्दा इनके साथ थे। कांदल जी किसी प्रकार का शासक बनने का मोह नहीं था, ऐसा कहा जाता है। तो बात देखिए, राव गिद्दा ने विदासर नगर की स्थापना करते हैं। विदासर जो कि वर्तमान में चूरू जिले के अंदर विदासर है और राव गिद्दा ने विदासर की स्थापना करते हैं। और ये कांदल जी होते हैं ये हिसार जो कि वर्तमान में हरियाणा में, तो कांदल जी की हत्या हिसार में कर दी जाती है। उस समय बहलोल लोधी और उसका जो सेनापति था सारंग खां के द्वारा कांदल जी की हत्या कर दी जाती है। इस हत्या का बदला लेने के लिए राव जोधा और राव भिक्का ये संयुक्त सेना लेकर हिसार पर आक्रमण करते हैं और आक्रमण करने के बाद में ये सारंग खां को मार देते हैं और हिसार पर भी अपना अधिकार कर लेते हैं। अधिकार करने के बाद में ये जो वापस आते हैं, एक सुदानगढ़ के पास एक क्षेत्र पड़ता है द्रोणपुर। मैंने कल द्रोणपुर को गोपालपुरा बता दिया था, जबकि पुस्तकों में द्रोणपुर जो आधुनिक जो छापर है वहां पर है, जो कि सुजानगढ़ तहसील के अंतर्गत आती है। द्रोणपुर छापर के अंदर ये रात को डेरा डालते हैं और राव भिक्का यानी पिता और पुत्र के बीच में संवाद होता है। राव जोधा अपने पुत्र भिक्का से वचन मांगता है कि हे पुत्र, तुमने एक विशाल स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर ली, मगर मैं तुमसे ये वचन मांगता हूं कि तुम कभी मारवाड़ पर कभी आक्रमण नहीं करना और नहीं कभी मारवाड़ पर अधिकार करना। अपने वायु की तुम्हें सुरक्षा करनी है। और उसके बदले में देखिए, राव भिक्का थे, ये पिता के आज्ञाकारी पुत्र थे, क्योंकि पिता की आज्ञा लेकर ही ये बीकानेर नगर की स्थापना करते हैं। और ये जोधा से भी ज्यादा शक्तिशाली थे। कहा जाता है कि राव भिक्का के पास
3000 गांव थे, 3000 गांव थे, 40,000 वर्ग किलोमीटर, 40,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र इनके साम्राज्य के अधीन आता रहे। विशाल साम्राज्य की राव भिका ने स्थापना कर ली। तो राव भिका भी उनसे वचन मांगते हैं कि हे पिताजी, एक वचन आप मुझे भी दीजिए। तो राव भिका अपने पिताजी से कहते हैं, हे पिताजी, मुझे 14 प्रकार की आपसे वस्तुएं मुझे लेनी है। तो राव जोधा कहते हैं कि बेटा, जो आपकी इच्छा है मैं आपको दूंगा, ये मैं आपको वचन देता हूँ। ये मांगते हैं कि मुझे एक तो राव सिंह जी का चंदन का सिंहासन, आपकी तलवार, भाला और ओरिजिनल जो काष्ठ वाली तो नागनी जी माता की मूर्ति है, वो मुझे मूर्ति चाहिए। तो ये मांगते हैं। और राव जोधा ने कहा, पुत्र तुम अभी ले ले। तो राव भिका ने कहा, नहीं पिताजी, मैं आपकी मृत्यु के बाद में मैं मेहरानगढ़ आऊंगा और मेहरानगढ़ आने के बाद में मैं जो प्रमुख 14 प्रकार की वस्तुएं और जो राठौड़ राजवंश के प्रमुख जो प्रतीक चिन्ह है उनको मैं लेकर चला जाऊंगा। ये बात इनके बीच होती है। और 1489 के अंदर, 1489 के अंदर इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी राव जोधा की मृत्यु हो जाती है। राव जोधा के बाद में सातलदेव के शासनकाल में 1491 के आसपास, जब राव जोधा की मृत्यु होने के बाद में 1491 के आसपास ही राव भिक्का अपने पिताजी से जो वचन लिया था उन वस्तु को प्राप्त करने के लिए ये जोधपुर या मारवाड़ पर आक्रमण कर देते हैं और मेहरानगढ़ दुर्ग को घेर लेते हैं। और उसके बाद में ये इन वस्तु की मांग करते हैं, मगर राव सातलदेव जो उस समय का शासक था, ये मना कर देता है कि नहीं, मैं इन वस्तुओं को नहीं दूंगा। राव जोधा जी आपके पिता थे, तो राव जोधा जी मेरे पिता थे। तब उन्होंने इस पर घेरा डाल देता है। उसकी जो मध्यस्थता उनकी माता जी करती है। और ये आक्रमण 1491 के आसपास से करते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि राव सातलदेव की जो माता थी, वो माता जी बीच बचाव करती है और ये कहते हैं कि हे पुत्र, ये जो पूरा साम्राज्य है, तुमने अपनी योग्यता के हिसाब से नवीन साम्राज्य की स्थापना की है और तू हमारे मेरे पुत्र से बहुत ही बड़ा है। तू चाहे तो अपने भाइयों को राज करने देगा और तू नहीं चाहेगा तो तेरे भाई राज नहीं करेंगे। तूने अपने माता की आज्ञा का पालन करते हुए और पिता को अपने वचन दिए उसके अनुसार वो वहां से जो प्रमुख वस्तुएं हैं वो लेकर वापिस बीकानेर आ जाते हैं। उन देखिए वस्तु में कई बार ये प्रतियोगिता परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि राव सिंह जी का जो चंदन का जो सिंहासन था वो कहाँ वर्तमान में कहाँ पर है, तो उसका उत्तर है जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में। कई बार हम भूलवश हम लिख देते हैं कि ये तो राव सिंह जी का जो चंदन वाला जो सिंहासन है वो मेहरानगढ़ या जोधपुर में है, जबकि ये कहाँ पर है, ये बीकानेर दुर्ग में है। और नागनी माता की जो काष्ठ वाली मूर्ति, अपने पिता की तलवार, भाला और अपने पिता की प्रमुख वस्तुएं और राठौड़ वंश की जो प्रमुख राज है वो लेकर वापस बीकानेर आ जाते हैं। इसके बाद में राव भिक्का रेवाड़ी पर आक्रमण करते हैं। देखिए क्षेत्र आता है खंडेला जो कि सीकर जिले में आता है। यहाँ शासक है रणमल थे और हिंदाल से सहायता मांगते हैं। ये हिंदाल था
ये रणमल खंडेला के शासक और ये बीकानेर पर आक्रमण करने की योजना बनाते हैं रेवाड़ी के आसपास है। और जो रणमल है जो हिंदाल खान की 4000 सेनाओं की संयुक्त सेना के साथ राव भिक्का से युद्ध करते हैं और राव भिक्का ने खंडेला के शासक रणमल और हिंदाल खान को मार देता है। इसमें युद्ध में विजय प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार राव भिक्का की मृत्यु 17 जून 1504 ईस्वी में राव भिक्का की मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार एक छोटे से राज्य की राव भिक्का ने बीकानेर नगर की स्थापना 1488 में बीकानेर राज्य की स्थापना की। अपनी प्रथम राजधानी कोडमदेश को बनाया। अपने पिता और करणी माता के आशीर्वाद से एक नवीन साम्राज्य की स्थापना की और एक छोटे से राज्य की स्थापना करने के बाद में उसकी मृत्यु के समय तक उन्होंने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना कर ली, जिसके अंदर 3000 गांव और 40,000 वर्ग किलोमीटर का भूभाग आता था। और पिता की आज्ञा के अनुसार ये चाहते थे तो जोधपुर को भी अपने अधीन कर लेते थे, मगर ये आज्ञा पालक पुत्र थे, अपने पिता की आज्ञा का पालन किया और एक बहुत बड़ा बीकानेर नगर की स्थापना की। और बीकानेर नगर बसाने का जो श्रेय है वो राव भिक्का को ही दिया जाता है। अब हम बीकानेर के जो अगले शासक है उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। अब देखिए अगला शासक बनता है राव लोणकरण। राव लोणकरण जिनका शासनकाल 1505 से 1526 ईस्वी तक रहता है। इनके बीच में एक शासक हुए थे राव नरा, जो 1504 से 1505 तक एक साल के अंदर ही इनकी राव नरा की मृत्यु हो जाती है। राव नरा के तो पुत्र नहीं होने के कारण इनका भाई राव लोणकरण बीकानेर के शासक बनते। अब हम राव लोणकरण के शासन की प्रमुख घटनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए कलयुग का करण, यानी राव लोणकरण को कलयुग का करण कहा जाता है, क्योंकि ये करण के समान ये दानवीर थे या दानदाता थे, इस कारण कलयुग का करण कहा जाता। ये कलयुग का करण की उपाधि बिट्टू सुजा, बिट्टू सुजा नाम के कवि हुए थे, जिन्होंने राव जयसिंह सन नामक पुस्तक में बिट्टू सुजा ने कलयुग का करण राव लोणकरण को कलयुग का करण कहा। अब देखिए राव लोणकरण ने अपनी पुत्री का बालाबाई राव लोणकरण ने जब शासक बनते ही चारों ओर से अपने जो पड़ोसी राज्य थे उनको मित्र बनाने का प्रयास किया और उनकी पुत्री का नाम था बालाबाई। बालाबाई का विवाह आमेर के शासक पृथ्वीराज कच्छावा के साथ कर देते हैं। अब देखिए राव लोणकरण ने ही लोणकरण शहर नामक एक नवीन नगर की स्थापना की। लोणकरण शहर नामक नगर की स्थापना की और इसी नाम से लोणकरण शहर नामक झील की लोणकरण शहर नामक झील का भी निर्माण करवाया था। अब लोण का मतलब खारे पानी की, तो ये खारे पानी की झील का निर्माण करवाया लोणकरण शहर ने। लोणकरण शहर नामक नगर की स्थापना की और लोणकरण शहर
झील का भी निर्माण करवाया, जो कि खारे पानी की प्रमुख झील है। उसके बाद में लूणकरण ने बीकानेर के अंदर लक्ष्मी नारायण का मंदिर का निर्माण करवाया। देखिए, राव लूणकरण ने लक्ष्मी नारायण का मंदिर का निर्माण करवाया। जिस प्रकार मेवाड़ के जो इष्ट देवता थे वो एकलिंग जी थे या भगवान शंकर थे, उसी प्रकार जो बीकानेर के जो राठौड़ वंश थे उनके जो इष्ट देवता थे वो भगवान लक्ष्मी नारायण थे। कहा जाता है इस मंदिर के दरवाजे सोने व चांदी के, यानी इनके दरवाजे और जो कपाट है लक्ष्मी नारायण मंदिर के वो सोने और चांदी के द्वारा बनाए गए हैं। इस मंदिर का निर्माता राव लूणकरण थे और जिन्होंने सोने और चांदी के दरवाजों का निर्माण करवाया। अब देखिए, राव लूणकरण है, इसी नाम के एक शासक हुए थे जैसलमेर के। जैसलमेर के राव लूणकरण नाम का शासक है, जैसलमेर के अंदर हुए थे, जिनकी पुत्री थी उम्मादे, जो इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध है, जो कि राव मालदेव की पत्नी थी। इसलिए बता रहा हूं कि आपकी जानकारी में कि राव लूणकरण 1505 से लेकर 1526 वाले थे, वो बीकानेर के शासक थे, और ये जैसलमेर के भी लूणकरण नामक राजा हुए थे, और जिनकी पुत्री का नाम उम्मादे था, जो इतिहास में रूठी रानी के नाम से जानी जाती है। अब इस मंदिर की स्थापना करने के बाद में वो सैनिक अभियान करते हैं। पंद्रह सौ 13 के आसपास एक क्षेत्र पड़ता है ददेरवा, जहां गोगा जी चौहान का जन्म स्थान भी माना जाता है। ददेरवा एक इतिहास में लुदेरवा नाम मिलता है, लुदेरवा, जो कि जैसलमेर के अंदर आता है। जैसलमेर के अंदर आता है। ये ददेरवा पर आक्रमण करते हैं 1513 के आसपास, और वहां के जो शासक थे मान सिंह चौहान, ये मान सिंह चौहान को पराजित करके ददेरवा पर अपना अधिकार कर लेते हैं। उनका जो अगला जो सैन्य अभियान होता है वो सैन्य अभियान होता है फतेहपुर पर। फतेहपुर जो कि वर्तमान यहाँ फतेहपुर में मुसलमानों का शासन था, जो काम खानी नाम के मुसलमान थे। काम खानी नामक मुसलमानों का शासन था, और यहाँ पर दौलत खां और रंग खां नाम के ये दो भाई थे, और आपस में इनके बीच में सत्ता प्राप्ति करने के संघर्ष चल रहा था। उस समय राव लूणकरण ने फतेहपुर में सेना भेजकर दौलत खां और रंग खां को पराजित कर देते हैं, और इस विजय के उपलक्ष्य में उन्हें 120 गांव मिल जाते हैं। फतेहपुर के आसपास के जो 120 गांव है वो राव लूणकरण को प्राप्त हो जाते हैं। अगला जो राव लूणकरण का जो सैन्य अभियान है वो नागौर। देखिए, नागौर उस समय नागौर का जो मुसलमान प्रशासक था मोहम्मद खान था। उस समय नागौर का शासक था मोहम्मद खान, और मोहम्मद खान ने बीकानेर राज्य पर चढ़ाई शुरू कर दी थी, और इस युद्ध में राव लूणकरण ने वीरता दिखाते हुए मोहम्मद खान को भी पराजित कर दिया।
उनका को भी पराजित कर दिया। अब देखिए 1526 ईस्वी में अंतिम जो इनका जो सैनिक अभियान था वो 1526 में दोसी या दोसा का युद्ध। ये क्षेत्र नारनौल जो कि वर्तमान में हरियाणा में आता है, यहाँ का जो शासक था वो था शेख अब्दी मीरा। ऐसा कहा जाता है कि 1526 में डोसी या डोसा के युद्ध में नारनौल स्थान पर शेख अब्दी मीरा और राव लूणकरण की सेना के बीच में एक युद्ध होता है। उस युद्ध में राव लूणकरण बहादुरी से लड़ता है और लड़ते लड़ते ये वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं राव लूणकरण 1526 में। ऐसा कहा जाता है कि रायमल शेखावत जो कि अमृतसर के थे, अमृतसर थे जो कि चूरू जिले में आता है। और एक थे रायमल तमोर शासक थे पाटन के, क्योंकि जो विशाल सेना को देखकर, यानी जो लूणकरण थे उनकी सेना विशाल थी, मगर उनके सेना नायकों के द्वारा, उनके साथियों के द्वारा राव लूणकरण की ये शक्ति से जलते थे। इस कारण राव लूणकरण के साथ ये धोखा करते हैं और धोखे के कारण राव लूणकरण की पूरी सेनाएं पीछे हट जाती है। और ऐसा कहा जाता है राव लूणकरण ने अपनी वीरता दिखाते हुए 21 योद्धाओं का, यानी अभी मीरा की सेना के 21 योद्धाओं को मारने के बाद में ये लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। ये बीकानेर के राव लूणकरण। आगे का हम बीकानेर राज्य का इतिहास में जो अध्ययन करेंगे वो अगले पार्ट में अध्ययन करेंगे। नमस्कार।